तो देखो बेटा, अभी क्वेश्चन लेक्चर नंबर 25 पे मूव कर गए हम लोग। इसमें देखो सेवेंथ प्रॉपर्टी देखो हमारी। मैंने आपको बताया, कई बार बता दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस ओरिजिनेट होती है, टर्मिनेट होती है। जैसे मान लो एक हमारे पास कोई बॉडी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पूरे को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी, जो फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। जैसे कि ये निकल रही है, देखो परपेंडिकुलरली, ये यहाँ पे परपेंडिकुलरली टू परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर निकलेगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा अपनी 8 नंबर की, कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं, कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देते हैं, कंडक्टर को चार्ज देते हैं, तो चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पे फैल जाता है। कंडक्टर को अगर चार्ज देते हैं तो कहाँ फैलता है? उसके सरफेस पे फैल जाता है। अब अगर वो सॉलिड है तो उसके वॉल्यूम में नहीं फैलेगा, वो पूरा का पूरा रिपेल हो के कहाँ पहुंच जाएगा? उसके सरफेस पे, मतलब पूरे वॉल्यूम में नहीं रहेगा, सिर्फ सरफेस पे रहेगा। और अगर होलो है तो सरफेस पे रह नहीं है, अंदर वॉल्यूम में तो रह ही नहीं सकता। ठीक है ना बेटा। और नॉन कंडक्टिंग है तो फिर पूरे वॉल्यूम में फैलता है। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि कंडक्टर अगर है तो जो चार्ज अगर उसको देते हैं तो वो पूरे उसके सरफेस एरिया पे स्प्रेड हो जाता है, वॉल्यूम में नहीं होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड है मतलब इसका फोर्स भी कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। वो मैं आपको 11th में बता चुका हूं बेटा कि 2 टाइप के फोर्सेज होते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जिनका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब जो एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं, जिनके वर्क डन में एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है। उसके एग्जांपल क्या थे? जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है ना। तो इनका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर। ठीक है। इन द सेम वे बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो भी कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मतलब इसका जो वर्क डन होता है वो भी पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या बताए थे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो एनर्जी का लॉस करते हैं, हीट के फॉर्म में करें या किसी भी फॉर्म में करें, एनर्जी का लॉस करते हैं। जैसे विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, जो एनर्जी का लॉस करते हैं। इनका वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अपन ने तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी। नेक्स्ट है बेटा 10th प्रॉपर्टी, इट नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। जैसे मैग्नेट तो क्लोज लूप बनाती है ना। मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप जनरेट करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप, जैसे मैंने आपको कभी ऐसे बताया क्या? मैंने कभी आपको बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे गई और यहाँ से घूम के ऐसे आ गई। कभी ये डायग्राम बनाया है कि मैंने? नहीं बनाया ना। अभी इतने सारे डायग्राम बनाए, कभी नहीं बनाया। क्लोज लूप कभी फॉर्म नहीं करती बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, कभी भी क्लोज लूप बनाती नहीं है। ठीक है ना। तो ये थी बेटा अपना प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम इसी से रिलेटेड एक नए टॉपिक के ऊपर जंप करेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको नोट कर लो पहले, फिर अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, करो। तो देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी पर्टिकुलर एरिया परपेंडिकुलरली। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर एरिया से, यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही क्या नाम दे दिया उन्होंने? फ्लक्स दे दिया। देखो ना, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी पर्टिकुलर एरिया परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे? जैसे कि सपोज ये हमारे पास बेटा कोई सरफेस है, सरफेस एरिया है। ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बनाता हूं
अभी ये सरफेस है, इसको अगर मैं ऐसे देखूंगा तो ये पूरी दिखेगी, अगर इसको ऐसे बनाऊंगा तो स्ट्रेट लाइन दिखेगी ना। तो एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा तिरछा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं। तो ये सरफेस है बेटा, ठीक है। क्या है ये? सरफेस है। ये जो सरफेस है इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होती हैं परपेंडिकुलरली, है ना, इस तरीके से, ये इसको फ्लक्स बोलते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसमें से कितनी हो रही? 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, देखना जरा, जैसे एक काम करते हैं, पहले तो अपन इसकी छोटी छोटी बातें देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल जो बातें, यूनिट वगैरह, फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं, फिर मैं इसको फील कराऊंगा आपको कि कैसा होता है, ठीक है। तो पहले तो अपन इससे रिलेटेड बात करते हैं। देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास बेटा एक कोई एरिया है, छोटा सा एरिया ले लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है ना, ये एरिया है। क्या है ये? एरिया। कोई सरफेस है, उसका एरिया होगा, तो इस तरीके से दिया हुआ है एरिया, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है। तो अब इस पे अगर अपन परपेंडिकुलर खींचे तो परपेंडिकुलर ऐसा आएगा। इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं बेटा एस वेक्टर, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एस को बोलेंगे एरिया वेक्टर। एस इज एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो अभी अपन ये जनरल केस ले रहे हैं, इसमें सारे केस आ जाएंगे। अपन ने डायरेक्ट, जैसे मैं अभी एग्जांपल बता रहा था वैसा ना लेती हूँ, थोड़े थीटा एंगल पे ले लिया। जैसे कि ये सरफेस ऐसा है, ऐसा मतलब ऐसा ना होती हुई कुछ एंगल पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये ऐसे ना होती हुई तिरछा है कुछ, तो इसके ऊपर अगर अपन परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ऐसा आएगा परपेंडिकुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एंगल है बेटा थीटा, मान लेते हैं। यहाँ पे थीटा किस किस के बीच एंगल है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है ना बेटा। अब देखो, डेफिनेशन तो ये बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी पर्टिकुलर एरिया परपेंडिकुलरली कितनी पास हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, देखो बेटा, या तो एस को इस डायरेक्शन में कंपोनेंट रिजोल्व कर लो, या इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट रिजोल्व कर लो, तो आएगा। तो देखो, यहां पे मान लेता हूं मैं एक छोटा सा एरिया सपोज कर लेता हूं डी एस, ये वाला छोटा सा एरिया, ये वाला, ये पूरी तो है जैसे डिस्क है, मान लेते हैं उसका एरिया होगा। अपन ने छोटा सा एरिया सपोज कर लिया, इसको नाम दिया, इस पे जो एरिया वेक्टर होगा उसको नाम दिया डीएस, और इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगी इसको बोलेंगे डी फाई। तो डी फाई को क्या लिखेंगे? ई डॉट डीएस, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। डीएस क्या है यहाँ पे? ये छोटा सा एरिया डीएस, ये मान लेते हैं इसको डीएस, छोटा सा एरिया वेक्टर डीएस, ठीक है ना। इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन ई डॉट डीएक्स, ठीक है। अब पूरे का अगर पता करना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या करें? फाई की वैल्यू पता करना हो, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन डी फाई, और उसको क्या लिख सकते हैं अपन? इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। अब ई की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी वो तो कांस्टेंट है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको? या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन, अभी सिंपल ई डॉट डीएस, है ना। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया फाई का। और क्या लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल टू, लिख सकते हैं बेटा, देखना, E इंटू डी एस, इसको क्या लिख सकते हैं? E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। इसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालें तो इसको लिख सकते हैं E
इंटू एस इंटू कॉस थीटा। और क्या लिख सकते हैं बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट, फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब इसी की फॉर्म है, जब जिसकी जैसे जरूरत पड़ती है। किसी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए लगाना है तो इंटीग्रेशन वाले से कर लो, सिंपल करना चाहता है सिंपल कर लो। तो ये बेटा अभी तो मैंने आपको फील नहीं कराया, बस ये अभी बेसिक बताया कि इस एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी पास होंगी परपेंडिकुलरली उसको बोलते हैं फ्लक्स। और इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एस क्या है, एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इसको नोट करो, इसके यूनिट वगैरह देखेंगे, फिर मैं आपको एक थोड़ा सा फील कराऊंगा अलग से। अब देखो बेटा इसकी अगर अपन यूनिट की बात करें तो यूनिट देखते हैं। यूनिट यहां से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर है ना, ठीक है ना। तो ई इंटू एस है, कॉस थीटा तो यूनिटलेस होता है, कॉस थीटा तो यूनिटलेस होता है, नंबर है तो प्योर नंबर। तो अपन लिखें बेटा इसकी यूनिट फाई की, तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, न्यूटन पर कूलम, और ये एरिया है तो इसको क्या लिखेंगे, इंटू मीटर स्क्वायर। तो एक तो यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं बेटा, देखना जरा, न्यूटन इंटू मीटर को पास पास लिख लूं अपॉन कूलम, और ये मीटर एज इट इज है ना। तो और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क, इसको लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इंटू मीटर। और ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या लिखते हैं, पोटेंशियल, तो वोल्ट इंटू मीटर। तो एक यूनिट इसकी हो जाती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या लिखते हैं, वोल्ट इंटू मीटर। तो एक यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, वोल्ट इंटू मीटर। और देखो इसको लिख सकते हैं हम न्यूटन इंटू मीटर को वर्क डन, तो इसको लिख सकते हैं जूल भी तो लिख सकते हैं इसको। तो क्या लिखें इसको, देखो फाई इज इक्वल टू जूल इंटू मीटर पर कूलम। एक ये हो जाता है, तो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, प्रॉपर पता होना चाहिए बस बेसिक चीज है, ठीक है ना। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, देखो डायमेंशंस देखें इसकी, तो न्यूटन है, न्यूटन की डायमेंशन मतलब फोर्स, तो क्या लिखें एम एल टी माइनस टू। मीटर स्क्वायर की क्या लिखें एल स्क्वायर, अपॉन कूलम की क्या लिखें क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी मतलब एम्पियर इंटू टी, है ना। तो फाइव की डायमेंशंस क्या हो गए बेटा, एम वन एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशंस हो जाएगी, ठीक है ना। कर लो इसको जल्दी इस नोट। अब देखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना, तो नंबर्स तो क्या होता है स्केलर। सेकंड, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, चार्ज है अगर लाइन पास ही नहीं हो जीरो हो जाएगी। थर्ड देखो, अब देखो बेटा पॉजिटिव कैसे होती है, नेगेटिव कैसे होती है वो देखते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ये कोई क्या है बेटा, सरफेस है ना। अगर सरफेस से जो चार्ज है वो बाहर निकल रहा है, क्या हो रहा है बेटा, ऐसे सॉरी चार्ज इस सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, आउटसाइड जा रही हैं, इस टाइप से आउटसाइड जा रही है सरफेस से इस तरीके से,
तो हम फ्लक्स जो होता है ना बेटा, उसको पॉजिटिव सपोज करते हैं। मतलब अगर किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर परपेंडिकुलरली बाहर निकलती हैं तो कैसा लेते हैं, फ्लक्स पॉजिटिव। और अगर इसमें आती हैं, इनसाइड आती हैं, ऐसे अंदर आती हैं, तो आने वाले को कैसा लेते हैं, नेगेटिव। अंदर आने वाले फ्लक्स को कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ऐसा। तो इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में आ ही नहीं रही है तो उसको कैसा लेंगे, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी है और पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा ये वो आप समझो, जैसे कि बाहर जाने वाले को तो अपन ने फ्लक्स लिया पॉजिटिव, अंदर अगर लाइंस आ रही है तो लिया नेगेटिव। अगर बाहर से और अंदर दोनों ही जा रही हो तो क्या होगा, देखो एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात देखो जरा, इसको नोट कर लो पहले जल्दी से, वीडियो पॉज कर इसको नोट करो, फिर मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो जरा, अब मान लो कि किसी बॉडी को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रख दें, जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है ना, ये इस तरीके सिलेंडर है, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रख दूं, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रख लिया, ये ऐसे। अब कोई पूछे मेरे से कि बताओ इस सिलेंडर से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, तो कॉमन सेंस की बात है बेटा कि अगर अपन इससे एसोसिएटेड फ्लक्स देखें, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस देखें कि कितनी निकल रही, तो देखो 1 2 3, 3 लाइन तो एंटर कर रही है, 3 लाइन क्या होगी, 1 2 3 तो एंटर कर रही है, तो इनके कारण बेटा फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। एंटर करती है तो कैसा लेते हैं, नेगेटिव, है ना। तो इसके कारण तो हो गया नेगेटिव। और ये 3 बाहर निकल रही, जो एंटर कर रही है वो बाहर भी तो निकल रही है, तो 1 2 3, इन 3 के कारण कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो इसके कारण मान लो फ्लक्स आया +5 -5 आया, इन 3 के कारण, तो इन 3 के कारण कितना आया, +5। समझे कि नहीं समझे, तो ये +5 और -5, तो नेट 5 क्या होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा, 0। तो ध्यान रखो, जैसे मैं हूं, मान लो मैं कोई बॉडी हूं, मुझे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बीच में खड़ा कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर, तो मुझसे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि जितनी लाइन मेरे अंदर एंटर कर रही होंगी उतनी लाइन बाहर भी निकल रही होंगी, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, किसी भी बॉडी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर पूरी तरह से रख दें, डुबो के रख दें, तो उसमें जितनी नंबर ऑफ लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइन बाहर निकलेंगी, ठीक है ना। तो अंदर एंटर करने वाले करंट फ्लक्स मान लो नेगेटिव है, तो बाहर जाने के कारण कितना होगा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, ठीक है ना, और अपोजिट भी है, तो नेट फ्लक्स कितना आता है, 0 आता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ के रखो आप। किसी भी बॉडी को अंदर रख दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उससे एसोसिएटेड नेट फ्लक्स क्या होगा, 0, ठीक है ना। इस डायग्राम को बना लो, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बेटा, तो अभी अपन ने फ्लक्स की बेसिक बातें करी और हमने एक फॉर्मूला देखा, वो फॉर्मूला ये था कि अगर कोई एरिया है ना, कोई ऐसा कोई सरफेस है और उसका एरिया है, ठीक है ना, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर इधर आएगा एस वेक्टर, और ये था दोनों के बीच का एंगल थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है बेटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो हम लोगों ने देखा था
इसकी फाई की वैल्यू आती है बेटा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और क्या लिख सकते हैं इसको, ई इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। ध्यान रहे थीटा किस किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना। अब सुनो जरा, अब ये आप देखो कि कैसे कैसे जैसे हम इस सरफेस को रोटेट करेंगे तो कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा और मैक्सिमम कब होगा, देखना। इसमें अगर मैं कंडीशन लगाऊं इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए, थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, मतलब क्या होगा, एरिया वेक्टर और एस वेक्टर दोनों कैसे हो गए बेटा, पैरेलल हो गए, है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां से थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, जो कि कैसी है, मैक्सिमम। तो फाई की क्या वैल्यू मिलेगी अपने को, मैक्सिमम, और इसकी वैल्यू कितनी है, ई इंटू एस, ऐसा समझे। तो ऐसा कब होगा, जबकि ये जो एरिया है, जैसे कि मान लो मैं एक एरिया बना देता हूं, ये एरिया है, अभी अपन सर्कुलर ले रहा है ना, और उसको छोड़ दो आप, जैसे मान लो मैंने एक एरिया ले लिया ऐसा, ऐसा, ठीक है ना बेटा। अब इसमें इस पे अगर एरिया वेक्टर खींचे तो इधर आएगा एस वेक्टर, सॉरी, इस पे अगर एस वेक्टर खींचे तो इधर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो यही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों होगा वो सुनो, जैसे कि मानो हमारे पास ये बेटा वो शीट है ऐसी, ठीक है, देखना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे हैं, देखो जरा ढंग से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये फिक्स है, देखो जरा, थोड़ा और डेंस बना देते हैं, ज्यादा क्लियरली समझ आएगा, ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इस डायरेक्शन में क्या है, इधर इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो शीट रखी ना, ऐसे रखी हुई है, ऐसे ये रखी हुई है, तो अपने पास 2 लाइंस एक्स्ट्रा आ रही है, इनको मैं मिटा देता हूं, एक तो इस वाली को मिटा देता हूं, एक इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये एरिया है, ये सरफेस ऐसे रखी हुई है, तो अभी इसमें से कितनी नंबर ऑफ लाइंस निकल रही है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पास हो रही है। क्या ये सारी की सारी परपेंडिकुलरली पास हो रही है, ये देखो ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, देखो बाहर निकल रही, पास हो रही ना परपेंडिकुलरली। तो अच्छा, इसके ऊपर एरिया वेक्टर बना रहे हैं, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल 0 है, एंगल 0 है मतलब फाई कितना है, मैक्सिमम, मतलब इसमें से अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है, इससे ज्यादा पास होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 2 तरीके से देखो, अगर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सरफेस ऐसे के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, तो फ्लक्स कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब देखो अगर आप रोटेट करो एंगल, इसको इस सरफेस को मैं थोड़ा सा मोड़ दूं, यहाँ कांस्टेंट रखते थोड़ा सा मोड़ दूं, ये थोड़ा सा बेंड कर दिया मैंने थीटा, तो देखो बेटा अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, देखना जैसे ये था ऐसा, ठीक है, अभी इसमें से नंबर ऑफ लाइंस पास हो गई थी मैक्सिमम, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैक्सिमम था। अब अगर जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करूंगा तो देखो अब 7 नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है इसमें से, है ना, तो कम हो गई ना, लाइंस कम हो गई, मैंने इसको थीटा रोटेट कर दिया, जैसे ही थीटा रोटेट करूंगा तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर बना हुआ है
जैसे ही मैंने इसको थीटा रोटेट किया वो भी रोटेट हो जाएगा। पहले परपेंडिकुलर ऐसा था, जैसे मैंने इसको थीटा रोटेट किया तो थीटा ही कौन रोटेट हो जाएगा, एरिया वेक्टर, ठीक है ना। तो देखो नंबर ऑफ लाइंस कम पास हो रही है, अब इसमें से देखो 7 पास हो रही है। थीटा को और मोड़ूंगा तो देखो कितनी पास हो रही है, सिर्फ 5 पास हो रही है। और मोड़ूंगा तो कितनी पास हो रही है, सिर्फ 1 2 3 पास हो रही, बाकी सब तो बाहर निकल गई। ऐसे ही अगर मैं इसको 90 डिग्री कर दूं, थीटा की वैल्यू 90 कर दूं, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखो ना, अब इससे परपेंडिकुलरली कोई निकल नहीं है। सरफेस एरिया तो ये ना, परपेंडिकुलर निकलती तो ऐसे निकलती, अभी कोई निकल नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है। तो बेटा अगर इसकी वैल्यू 90 डिग्री कर जाए, है ना, इफ थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो cos 90 क्या हो जाता है, 0 डिग्री। कितना हो जाता है, 0। तो फ्लक्स कितना होता है, 0। फ्लक्स कितना होता है, 0। फ्लक्स 0 हो जाएगा भाई। इन द सेम वे अगर मैं इसको 180 घुमा दूं, उल्टा घुमा दूं, तो सरफेस एरिया चेंज हो गया, उल्टा हो गया, तो माइनस में मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे देखते हैं बेटा, समझ गए। तो इसको फील कर लिया ना आप लोगों ने, किसी पर्टिकुलर एरिया से नंबर ऑफ लाइंस जितनी ज्यादा पास होंगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जैसे अभी इससे 8 नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, तो फ्लक्स अभी मैक्सिमम है क्योंकि इससे पूरी एरिया से निकल रही है। अब जैसे जैसे अपन इसको मोड़ेंगे तो कम कम लाइंस होती जाएंगी, कम लाइंस होती जाएंगी, फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी, और 90 पे आगे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ गए। तो ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अगर अपन कोई भी सरफेस रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उससे फ्लक्स कैसा होता है, 0, क्योंकि अब इससे तो कोई पास ही नहीं होगा ना बेटा, ये तो खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया। लेकिन डेफिनेशन क्या थी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे। तो ये था फ्लक्स, ठीक है। और इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो पूरा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करो बेटा।